हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10 की फिजिक्स लेकर आया हूं। और क्लास 10 की फिजिक्स में मैंने इससे पहले आपको लाइट वाली पूरी यूनिट पढ़ा दी थी, मतलब प्रकाश की यूनिट पूरी पढ़ा दी थी। अब मैं आपको इकाई 2 लेकर आया हूं। इकाई 2 में मैं आपके बारे में बात करूंगा विद्युत का प्रभाव। इकाई 2 क्या है? विद्युत का प्रभाव। और इसके अंतर्गत हम 2 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे और इन 2 चैप्टरों में सबसे पहले हम जो चैप्टर का अध्ययन करेंगे विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत कहते किसे हैं, विद्युत यूनिट के अंदर है क्या। तो पहले हम विद्युत को जानने से पहले हम सिंपल जानते हैं आवेश क्या है, आवेश क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं आवेश। तो सिंपल बेटा है क्या है, पहले समझिए विद्युत क्या है। देखिए विद्युत को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या हम पहले आवेश को समझ लेंगे उसके बाद हम विद्युत को ऑटोमेटिकली समझेंगे। तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ की वैद्युतमय हो जाने की घटना। वैद्युतमय हो जाने कहने का मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। जैसे आप देखते हो कि अगर कहीं पर आप कोई चीज रगड़ते हो, फॉर एग्जांपल ऊन को रगड़ो या अपने बालों को या आप रगड़ते हो, आप अपने बालों को रगड़ते हो, कभी कभी देखते हो कि ठंडियों के दिनों में बालों को रगड़ने से हल्की फुल्की चिंगारी से उत्पन्न होती है। तो चिंगारी होती है उसको हम आवेश कहते हैं और वह घटना जो होती है वह विद्युतमय हो जाना कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है कि उस पदार्थ ने आवेश को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो आप बताएंगे किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की घटना आवेश का ग्रहण करना कहलाती है। तो आवेश की कोई एक्चुअल डिफिनेशन हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। वैसे आपके कोर्स में आवेश के बारे में पूछा नहीं जाएगा, तो आप बताएंगे आवेश क्या है? किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की घटना आवेश कहलाती है या आवेश ग्रहण करना कहलाती है। क्लियर? आवेश जनरली बेटा 2 प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः 2। इसका एक बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट है, वो आपके 12th कोर्स में है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आवेश की संकल्पना के बारे में बताया गया है कि आबनूस और अंबर के छड़ पर रगड़ा जाता था। ये बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, मूल चीज जानिए, बस वही बहुत है आपके लिए। मैं बता रहा हूं आपको, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक कौन सा आवेश, एक ऋण आवेश। आइए समझ लेते हैं धन आवेश क्या होता है। जब कोई पदार्थ का परमाणु, ऐसे बता सकते हो, जब कोई पदार्थ का परमाणु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद उस पदार्थ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। या सिंपली आप बता सकते हो किसी पदार्थ के द्वारा या किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के बाद उस पदार्थ के ऊपर जो आवेश जनरेट होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हो Na पॉजिटिव, जैसे आप देखते हो जब NaCl बेटा ब्रेक होता है तो टूटता है Na प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है। तो ये जो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटा, यानी कि इस सोडियम आयन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास चला गया। और यह प्लस साइन या धन चिन्ह यह इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो हमने बताया कि धन आवेश वे आवेश होते हैं जो पॉजिटिव आयन देते हैं, ऐसे बता सकते हैं। धन आवेश ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब सॉरी गलत बोल रहे हैं हमने बताया कि धन आवेश वह होता है जो किसी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उत्पन्न होता है, जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उत्पन्न होता है, उसे हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश क्या है? किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो उसके ऊपर आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं, इसे समझ लीजिए बस, ये सब कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आप चैप्टर की शुरुआत है, कुछ न कुछ बताना है आपको। धन आवेश, ऐसे आप Na पॉजिटिव एग्जांपल समझ गए, ऐसे और कुछ उदाहरण ले लीजिए, K पॉजिटिव ले लीजिए, H पॉजिटिव ले लीजिए, ये धन आवेश के उदाहरण है। ऋण आवेश में ऐसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव आदि, ये क्या है? आपके ऋण आवेश के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है। तो यहीं से आपकी शुरुआत हम करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण से। तो आप बताएंगे पदार्थों को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। किन्हीं पदार्थों को आवेश के अनुसार बांटा गया है। आवेश की अवधारणा के आधार पर
आवेश की अवधारणा के आधार पर या विद्युत की अवधारणा के आधार पर किस पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है या 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है आपका बेटा चालक, पहला होता है चालक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है आपका कुचालक, दूसरा होता है आपका कुचालक, दूसरा होता है आपका कुचालक, तीसरा होता है आपका अर्धचालक, अर्धचालक। पहला हमने क्या बताया, चालक, दूसरा हमने क्या बताया, कुचालक, तीसरा हमने क्या बताया, अर्धचालक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब पदार्थों के वर्गीकरण हेडिंग में पदार्थों को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है, तो आप बताओगे आवेश की संकल्पना के आधार पर या आवेश की अवधारणा के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, चालक, कुचालक एवं अर्धचालक। आइए समझते हैं पहले चालक किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे चालक ऐसे पदार्थ होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है। सुगमता से कहने का मतलब काफी आसानी से होता है, कोई अवरोध नहीं होता है। तो आप बताएंगे चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह क्या होता है बेटा, सुगमता से होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो चांदी, सोना, तांबा, लोहा, पारा आदि। लिख लिए चालक ऐसे वह जिसमें आवेश प्रवाह सुगमता से होता है। आइए कुचालक को समझते हैं। तो आप बताएंगे कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कागज, कांच, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक आदि, प्लास्टिक आदि। अर्धचालक लिखिए क्या होता है, लिखिए अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विद्युतीय गुण कुचालक तथा अर्धचालकों के बीच होते हैं, जिनके विद्युतीय गुण कुचालक तथा अर्धचालकों के बीच पाए जाते हैं, कुचालक तथा अर्धचालकों के बीच पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, सबसे चर्चित उदाहरण 2 है जर्मेनियम, जी को हम जर्मेनियम कहते हैं, और दूसरा लिख सकते हो सिलिकॉन, कार्बन भी होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे बढ़िया चालक पदार्थ कौन होता है, तो आप आंख बंद करके आंसर दीजिएगा चांदी। अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़िया चालक पदार्थ कौन होता है, तो आप बताइएगा हीरा, हीरा, क्या, हीरा। और आपसे पूछा जाए सबसे बढ़िया अर्धचालक क्या होता है, तो आप बताइएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। लेकिन इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन होता है, तो आप बताएंगे जर्मेनियम। ये प्राकृतिक अवस्था में बता रहा हूं, ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब कि कृत्रिम रूप से नहीं। कृत्रिम रूप से तो जर्मेनियम, सिलिकॉन से बढ़िया बढ़िया अर्धचालक बन चुके हैं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में पाया जाना सबसे बढ़िया अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आप हेडिंग आप जान सकते हो वायु ऊर्जा के स्रोत। अगली हेडिंग है वायु ऊर्जा के स्रोत, इसको आप खुद से पढ़िएगा। उसमें है सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा कैसे होती है आपको पता है, पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, मतलब पृथ्वी पर अगर ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वह है आपका सूर्य। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ऐसे नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो बताओगे आप नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? परमाणु संयंत्रों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऐसे जल ऊर्जा होती है, आपको पता है जल ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जब क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, जहां पर आपके जल विद्युत संयंत्र लगे होते हैं वहां पर टरबाइन होता है, जो विद्युत यंत्र का टरबाइन होता है, उस टरबाइन के ऊपर जल की बहुत लंबी चौड़ी धारा जो है उसके ऊपर गिराई जाती है, और जब वह जलधारा उस टरबाइन पे गिरती है तो टरबाइन घूमने लगती है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है।
लेकिन जो टरबाइन घूम रहा है वो किसके कारण घूम रहा है? जल के गति के कारण घूम रहा है, इसलिए जल ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, अगली हेडिंग की बात करते हैं, और अगली हेडिंग में हम चलते हैं विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग वाली विद्युत विभव। विद्युत विभव चलिए थोड़ा सा हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद हम वैद्युत विभव को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश Q, ये आवेश क्या है? Q। अब अगर ये आवेश Q है तो इसके चारों तरफ बेटा एक ऐसा क्षेत्र होगा, इसके अगर ये आवेश है तो इसके चारों तरफ बेटा एक क्षेत्र होगा। अगर इसमें हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो ये आवेश क्या करेगा? या तो इस आवेश को धकेलेगा, धक्का देगा, या तो इस आवेश को क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। तो जिस क्षेत्र में यह प्रक्रिया हो रही है खींचने और धकेलने की, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब आप बताओगे किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के या आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश ले आने पर वैद्युत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वैद्युत विभव को। वैद्युत विभव समझते हैं। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव किसी किताब में विद्युत विभव भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए एकांक धनावेश को बहुत आसान परिभाषा है, लिख लीजिए। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, या विद्युत विभव का, इसलिए विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, लिख सकते हो V बराबर W बटे Q। इसी में आगे लिखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक हमने पढ़ा है जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर नहीं पता है जान लीजिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक क्या बनेगा? जूल प्रति कूलाम। मात्रक क्या बनेगा? जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। फेमस मात्रक है ये, लेकिन इसके अलावा भी एक मात्रक यूज किया जाता है विद्युत विभव का, लिख सकते हो अथवा वोल्ट। बहुत यूजुअल मात्रक है ये, व्यवहारिक मात्रक है ये वोल्ट। तो चाहे वोल्ट और चाहे जूल प्रति कूलाम। जैसे आपने बल का मात्रक क्या जाना था? बल का मात्रक न्यूटन भी जानते थे, और भी मात्रक आप जानते थे एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में जूल प्रति कूलाम होगा,
और व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट भी हम किस पद्धति का या एसआई पद्धति का मात्रक है। ऐसे जूल प्रति कूलाम या अर्ग प्रति कूलाम भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता कार का मात्रक अर्ग भी होता है, ठीक है। जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। डेफिनेशन को नोट करिए, सूत्र नोट करिए, मात्रक नोट करिए जल्दी से। चलिए हेडिंग डालिए 1 वोल्ट की परिभाषा। हेडिंग डालिए 1 वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा लिखिए, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। लिखिए लिखिए एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। हेडिंग डालिए विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। हेडिंग डालिए वैद्युत विभवांतर। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। वैद्युत विभवांतर लिखिए, इसमें लिखिए किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q। देखिए सूत्र बेटा दोनों का सेम है। जो वैद्युत विभव का सूत्र है वही विद्युत विभवांतर का सूत्र है। सूत्र में कंफ्यूज मत होना। विद्युत विभवांतर बराबर डेल्टा V बराबर W/Q। कहीं किसी किताब में विद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके आप ये भी लिख सकते हो, V बराबर W/Q। कंफ्यूज मत होना। जैसे वैद्युत विभव के बारे में लिखा, वैसे कहीं ये भी लिखा गया है। तो विद्युत विभवांतर बराबर W/Q। मात्रक लिख लीजिए। विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है, दोनों का सेम मात्रक होगा। देखिए सिर्फ परिभाषा में अंतर है, बाकी मात्रक और सूत्र तो एक ही है दोनों का। बस वैद्युत विभव की जो परिभाषा आप लिखोगे तो वहां ध्यान देना, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और किसी परिपथ के भीतर दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लो ये आपका परिपथ है, एक परिपथ है, एक परिपथ ये है, किसी पर ये पूरा परिपथ है, यहाँ दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एकांक एक आवेश को, एकांक मतलब एक, एकांक मतलब एक, एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उस इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो इस आधार पे तो आप वैद्युत विभवांतर के पदों में भी 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हो। भाई हमने वैद्युत विभव के अनुसार 1 वोल्ट की परिभाषा दी, तो क्या तुम वैद्युत विभवांतर के पदों में 1 वोल्ट की परिभाषा नहीं बता पाओगे? कि बिल्कुल बता पाओगे। तो सुनिए क्या होता है 1 वोल्ट की परिभाषा। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो चाहे आप वैद्युत विभव वाले सूत्र के अनुसार परिभाषा लिख दीजिए जो कि मैंने ऊपर लिखाया, और चाहे जो मैं अब बता रहा हूं उसको भी लिख सकते हो। तो आप बताओगे किन्हीं परिपथ की, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य किया जाए, 1 जूल का कार्य किया जाए, तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट का होगा। फिर से सुन लो कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य किया जाए, तो उन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट छोटी सी डिफिनेशन और लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। हेडिंग आलिए वैद्युत धारा, हेडिंग आलिए वैद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा में लिखिए किसी चालक में एकांक आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में एकांक आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में एकांक आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। लिखिए सूत्र, वैद्युत धारा I बराबर आवेश Q, Q मतलब Q बटे समय T। मतलब वैद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय, या अगर आप प्रतीकों में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो I बराबर Q बटे T, स्मॉल q बटे T। वैद्युत धारा का मात्रा क्या होगा? वैद्युत धारा का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, अथवा लिख सकते हो बहुत ही फेमस मात्रक है एम्पियर, अथवा एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। हेडिंग वाले 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए जब किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराया जाए, जब किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराया जाए, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराया जाए, तो उस चालक में धारा 1 एम्पियर होगी, तो उस चालक में धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, सूत्र काम में आता है, सवाल कुछ मिलेंगे इस पे। देखिए आवेश Q बराबर, ऐसे लिखिए आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इतना बड़ा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, अथवा करके से लिख सकते हो। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख सकते हो Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ। यहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। याद कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर Ne। क्लियर। अब अगली हेडिंग आप डाल सकते हो ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है ओम का नियम। हेलुआ क्वेश्चन है, ओम का नियम 7 नंबर का है। एक अलग से लेक्चर में इसको पढ़ाया जाएगा पूरा टॉपिक, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी। ओम का नियम डाल लीजिए, ये वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा। लास्ट में वही बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।